हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड चैप्टर का 5th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 2.4, तो उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि टू मेटालिक स्फेयर्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस 0.02 माइक्रोकूलम and minus 0.06 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। मतलब दो स्फेयर्स हैं, बना लेते हैं उसको। एक ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है 5 मीटर का, ऐसा, ठीक है। अब रेडियाई बोल रहा है, रेडियाई ऑफ A एंड B आर 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हो गया, इसका ले लेते हैं चलो आर ए और ये आर बी, और दोनों दे रखे हमको आर ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब इसको बोल सकते हैं 0.02 मीटर, ठीक है। और आर बी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो 0.01 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और चार्जेस भी हैं इसके ऊपर, वो मान लेते हैं क्यू ए और ये क्यू बी है, और उनकी वैल्यूज भी दे रखी है। क्यू ए कितना है, ये दिया हुआ है 0.02 माइक्रोकूलम, ठीक है, 0.02 माइक्रोकूलम। और क्यू बी दिया हुआ है -0.06 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये वैल्यू दे रखी है। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन द स्फेयर्स इफ दीज आर कनेक्टेड बाय अ थिन कंडक्टिंग वायर। मतलब इन दोनों को एक थिन वायर से हमने जोड़ दिया ऐसे, ठीक। तो इनके ऊपर फाइनल चार्जेस क्या होंगे वो बताना है। तो अब देखो, इससे पहले मैं आपको कुछ और बताता हूं। हमने ये पढ़ा है, देखो जैसे कि हमने ये पढ़ा था, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कितनी होती है, यहां पे मान लीजिए आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये हम पढ़ चुके हैं ना, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर होगा। अब मान लो कि ये क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज ना होता, एक ऐसा स्फेयर होता, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज फैला होता। तो चार्ज तो एक्सटर्नल सरफेस पे फैला होता है, कंडक्टर है ना, इसमें लिखा हुआ है ना ये मेटालिक। तो अगर मेटालिक ये स्फेयर होता तो इसके बाहर वाले सरफेस पे, एक्सटर्नल सरफेस पे चार्ज फैला होता, तब यहां से सेम डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी वही होती। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वही होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर इस पे भी चार्ज उतना ही होता, क्यू फैला होता ऐसे, ठीक है। तो दोनों केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम आता है। आर डिस्टेंस पे जब आर पॉइंट सरफेस के बाहर है, अंदर तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, लेकिन बाहर हो तो फॉर्मूला वही हो जाता जो पॉइंट चार्ज वाला है, ठीक है। सेम उसके लिए पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, पोटेंशियल हो जाएगा आपका फॉर पॉइंट चार्ज, ये हो जाता है के क्यू बाय आर। ये ऑलरेडी हम ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, वैसे ही अगर पॉइंट चार्ज की जगह एक स्फेयर रखा होता, उस पर चार्ज फैला होता, तो आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है वो भी वही होता है, के क्यू बाय आर, ठीक है, के क्यू बाय आर। तो ये चीजें, ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। आप उसको डिराइव भी कर सकते हो। हमने जब पॉइंट चार्ज की वजह से जब पोटेंशियल निकाला था, ठीक है, तो डिराइव किया था ना, तो वैसा ही डेरिवेशन, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही डेरिवेशन अगर हम यहां पे स्फेयर्स की वजह से पोटेंशियल निकालने की कोशिश करें, तो वही डेरिवेशन एग्जैक्टली वही यूज करनी पड़ेगी हमको, वैसे ही करना पड़ेगा और रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम यहां पे उसको स्किप कर देते हैं। हम बस इसका रिजल्ट याद रखते हैं कि भाई जो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लगता है, वैसे ही पोटेंशियल, वही फॉर्मूला और स्फेरिकल चार्ज बॉडी के लिए लगता है, ठीक है। तो आपको भी याद रखना है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। अब देखो, अब एक और चीज है, जब हमने ए और बी को दोनों को एक थिन वायर कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, मतलब मेटालिक वायर से जोड़ दिया, कंडक्टर ही ना सब कुछ, ये ए और वायर,
ये वायर है, कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो सारी चीज कंडक्टर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमने ए और बी को एक वायर से जोड़ा तो दोनों बॉडीज एक ही कंडक्टर बन गई, ठीक है। दोनों बॉडीज क्या बन गई, एक कंडक्टर। क्योंकि देखो अब ये तो मटेरियल पूरा ऐसे बोल सकते हैं ना, जैसे मान लो कि एक ये बॉडी है, ये कोई एक आयरन का पीस है, ये एक आयरन का पीस है। अभी आप बोल सकते हो कि ये दो अलग अलग बॉडी है, लेकिन अगर मैं इसको रॉड से जोड़ दूं तो आप ये बोल सकते हैं कि ये पूरी एक ही बॉडी बन गई, एक ही कंडक्टर बन गया, ठीक है, बोल सकते हैं ना इसको। तो ऐसे ही हम यहां पे बोल देंगे कि ये दोनों स्फेयर्स जब हम थिन वायर से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक ही कंडक्टर बन जाएंगे। तो एक कंडक्टर बन जाएंगे का मतलब क्या हुआ, और हमें पता है हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में देखा था, एक पॉइंट ये भी था कि जो कंडक्टर के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, ठीक है। इसका मतलब ये इसका पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि अब तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा ना, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ हम बोल देंगे बी हो जाएगा, ये दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब पोटेंशियल ऑफ ए है क्या, मतलब पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, ए के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, वो पोटेंशियल क्या होता है, क्या हो सकता है। देखो कोई स्फेयर है, अब देखो यहां पे स्फेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, इस पे निकालो, उस पे निकालो, कहीं भी निकाल दो, सब सेम ही तो होगा ना। तो एक काम करते हैं, सरफेस पे निकाल देते हैं। अब सरफेस पे कैसे निकालें, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को जस्ट सरफेस पे हम यूज कर लेते हैं और वही पोटेंशियल हो जाएगा हर पॉइंट का पोटेंशियल, इस पूरे स्फेयर का पोटेंशियल, ठीक है। तो इस यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय, सपोज क्यू इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, के क्यू बाय इसका रेडियस जो भी है आर, इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। तो वो जो पॉइंट का पोटेंशियल होगा सरफेस पे, तो वो पोटेंशियल हर पॉइंट का होगा, चाहे सरफेस के ऊपर और अंदर हो, कहीं भी हो। इस कंडक्टर के अंदर जितने भी पॉइंट्स है सबका पोटेंशियल यही हो जाएगा, के क्यू बाय आर। तो इसीलिए बोलते हैं इस स्फेयर का पोटेंशियल क्या होगा, इस स्फेयर का पोटेंशियल होगा के, अब ये बोल रहा है ना फाइनल चार्जेस, तो मान लेते हैं कि ये फाइनल चार्जेस पे क्यू क्या लिखे हम, क्यू ए डैश, ठीक है। लेट द फाइनल चार्जेस बी, लेट द फाइनल चार्जेस ऑन बोथ द स्फेयर्स, let the final charges are QA dash and QB dash, ठीक है। मान लेते हैं कि ये दोनों चार्जेस, QA dash आ गया इस पे QB dash आ गया, वो निकाल लेते हैं कितना होगा। तो देखो अब ये देख लेते हैं कितना होगा। अब देखो पोटेंशियल क्या होगा ए का, यही फॉर्मूला लगा रहे थे, के क्यू बाय आर। तो ए का पोटेंशियल के लिए लगाएंगे के क्यू ए डैश, अब फाइनल चार्ज हो जाएगा ना उस पर, थोड़ी देर बाद तो क्यू ए डैश हो जाएगा, पता नहीं कितना हो जाएगा, जो भी निकालना है हमको क्यू ए डैश निकालना है, अपॉन आर ए, सही है कि नहीं, हाँ ठीक है, इक्वल टू के क्यू बी डैश, दूसरे वाले का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल उतना ही होगा जितना ए का है, ठीक है, क्योंकि अभी एक ही कंडक्टर बन गया ना, दोनों का सेम पोटेंशियल हो जाएगा। अब आर बी, ठीक है, हाँ ये चीज याद रखना कि दो कंडक्टर को जब हम एक कंडक्टर से जोड़ देते हैं तीसरे कंडक्टर से, तो सारा एक ही कंडक्टर हो जाता है, और एक ही कंडक्टर हो जाता है तो सबका पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है, सबका पोटेंशियल सेम हो गया। अब देखो कि यहाँ पे इसको वैल्यू रख देते हैं यार, के तो कट जाएगा, ठीक है, के कट गया, क्यू ए डैश, आर ए कितना है, आर ए है हमारा 0.02, रख देते हैं इसको, क्यू ए डैश अपॉन 0.02 इक्वल टू क्यू बी डैश अपॉन 0.01, ठीक है, आर भी दे रखा है ना 0.01, तो ये कट जाएगा, इसको काट लो, ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 उधर चला जाएगा, तो क्यू ए डैश कितना आ जाएगा, क्यू ए डैश इक्वल टू 2 क्यू बी डैश, ठीक है, ये आ गया है। लेकिन अभी तो हमें वैल्यू निकालनी है। दूसरी बात देखो कि देखो ये इसके ऊपर जो इनिशियल चार्ज था और इसके ऊपर भी इनिशियल चार्ज था कुछ, तो हमने तो वायर से जोड़ा ना, तो चार्ज जो होगा यहीं तो फैलेगा, कहीं यहीं तो फैलेगा ना इनमें, थोड़ा सा इधर जाएगा उधर जाएगा, जो भी होगा, बाहर तो नहीं जाएगा इस सिस्टम से। तो इस सिस्टम का जो फाइनल चार्ज होगा टोटल फाइनल चार्ज,
और टोटल इनिशियल चार्ज वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि चार्ज यहां से इस सिस्टम से ना बाहर निकला ना अंदर घुसा, बस यहां से वहां भाग जाएगा या वहां से इधर आ जाएगा, जो भी होगा। लेकिन इन दोनों पे जो चार्जेस इनिशियली थे उसका सम टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इनिशियली शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इन द फाइनल स्टेट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं टोटल चार्ज कितना था इनिशियली 0.02, ऐसे बोल सकते हैं इनिशियल चार्ज ऑन सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑन सिस्टम। ठीक है, फाइनल चार्ज ऑन सिस्टम, ये हो गई बात। तो कितना है इनिशियल चार्ज 0.02। चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो इनिशियल चार्ज कितना है 0.02 माइक्रो प्लस, सॉरी माइनस है वो, दूसरा वाला देखो माइनस है ना, माइनस 0.06 माइक्रो। ठीक है, तो माइनस 0.06 माइक्रो ये इनिशियल चार्ज है टोटल। तो अब सिस्टम पे फाइनल चार्ज कितना है, हमने माना है क्यू ए डैश और क्यू बी डैश, तो उसका सम क्या हो जाएगा क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश, ये हो गया। अब ये क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश कितना है, कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा ये माइनस 0.04 माइक्रो, ये आ गया ना, इसको कर लो। ठीक है, 0.02 माइक्रो माइनस 0.06 माइक्रो, ये आ जाएगा माइनस 0.04 माइक्रो। अब हमें पता है कि एक ये जो दे रखा है क्यू ए डैश इज ट्वाइस ऑफ क्यू बी डैश, तो इसको रख देंगे, क्यू ए डैश की वैल्यू यहां डाल देंगे, ट्वाइस ऑफ क्यू बी डैश प्लस क्यू बी डैश कितना आ गया माइनस 0.04 माइक्रो। ठीक है, 3 क्यू बी डैश कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो ऐसे हम निकाल लेंगे क्यू बी कितना आ जाएगा, क्यू बी डैश इक्वल टू माइनस 0.04 माइक्रो बाय 3 कूलम, ये आ गया हमारा। और क्यू ए कितना आ जाएगा, क्यू ए इसका डबल होगा, हमें पता ही है, तो माइनस 0.08 माइक्रो बाय 3 कूलम, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो दोनों चार्जेस पे फाइनल, मतलब दोनों स्फेयर्स के ऊपर फाइनल चार्जेस हमने निकाल लिए। तो आप ये देखो प्रोसीजर। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने इसमें सबसे पहले ये बोला था कि इसको वायर को हमने ए और बी से जोड़ा, तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ा, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल, अब इसका पोटेंशियल कितना होता है, हमने देखा कि इसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है KQ/R। ठीक है, और उसी को हमने वही फॉर्मूला लगा के हमने फाइनल चार्जेस निकाल लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ठीक है, अब ये नया टॉपिक है, इसमें डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, ये देखो, ये ऐसे बोलता है कि डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, मतलब वो इंसुलेटर होते हैं। डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर भी बोला जाता है, तो फिर इंसुलेटर क्यों नहीं बोलते, डाइलेक्ट्रिक ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये डाइलेक्ट्रिक इसलिए बोला जाता है इन मटेरियल्स को क्योंकि अब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे और इसका रिस्पांस देखेंगे कि कैसा होता है। ठीक है, तो अलग अलग इंसुलेटर का एक अलग अलग रिस्पांस होता है। ठीक है, और उसी बेसिस पे इनको डाइलेक्ट्रिक बोला गया है। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है क्योंकि हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख के इनका रिस्पांस देखने वाले हैं कि क्या होने क्या वाला है इसके अंदर। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक भी अलग अलग, डाइलेक्ट्रिक दो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो भी पढ़ेंगे। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन अ कंडक्टर, इंसुलेटर है ये, डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। ये बोल रहा है कि व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके कि जब एक कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होती है। मतलब ठीक है, हम पढ़ चुके हैं वो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस द चार्जेस in the conductor due to which induced electric field is produced in the conductor
विच कैंसल्स द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर बिकम जीरो। देखो अब तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है क्योंकि करंट तो आ नहीं सकता, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो करंट आ जाएगा, करंट तो ऐसे आता नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए जीरो होती है। लेकिन इसका एक अच्छा और रीजन देखते हैं, यहां पे देखते हैं कि वो क्यों कैसे जीरो होती है। देखो मान लो कि आपने कोई कंडक्टर ले लिया, ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसको आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, ऐसे एक्सटर्नल फील्ड ऐसे जा रही है, मान लो ऐसे जा रही है, ठीक है, ये ऐसे जा रही है कुछ, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एक्सटर्नल फील्ड कैसे कैसे जाती है और कैसे उससे फील्ड इसके आसपास कैसे बनती है। खैर जो भी है, यहां पे एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, इतना ही बना लेता हूं मैं, ज्यादा। आप मान लो कि यहां पे एक्सटर्नल फील्ड हमने लगा दी, कुछ ई लगा दी, ठीक। अब देखो होगा क्या, एक्सटर्नल फील्ड में जब हम कंडक्टर को रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहां पे भागने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ऐसा ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से पॉजिटिव चार्ज होगा, वहीं से तो आ रही होगी, कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा ना, अब पता नहीं कहां होगा क्या होगा, लेकिन पॉजिटिव कहीं ना कहीं तो होगा, वहां से आ रही होगी, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसीलिए इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है मटेरियल कंडक्टर का ही, वो रिपेल करेगा, तो इधर इकट्ठा हो जाएगा, टोटल चार्ज तो अभी भी जीरो है, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्चुअली अंदर भी होती है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होती है ई, लेकिन अब देखो ये जो चार्जेस है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इनमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है जो कि नेगेटिव की तरफ जाती है, वो उसको बोलते हैं आई इंड्यूस्ड, IN मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उन चार्जेस से निकलती है या घुसती है जो कि इंड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है। ये चार्जेस किसकी वजह से, ये चार्जेस क्यों आए, इंडक्शन की वजह से आए ना, इंडक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोली जाती है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही हमने लगा रखी है, तो हमने देखा कंडक्टर के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कौन सी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, मतलब ऐसे लिखना ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक्चुअली ये दोनों बराबर होती हैं, इसीलिए ये जीरो हो जाता है, E इज इक्वल टू EIN, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो आता है, ठीक है। ये है एक रीजन। हमने तो पहले वो करंट वाला रीजन देखा था, तो वो भी ठीक है, लेकिन अच्छा रीजन ये है जो कि हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये कंडक्टर की बात हो गई। अब देखो कंडक्टर के अंदर इसीलिए जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी लगती है उतनी ही इंड्यूस्ड लग जाती है, इसीलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, तो कैंसिल कर दिया तो जीरो हो जाता है। अब देखो ये बोल रहा है बट इन डाइलेक्ट्रिक्स, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, और भी इसका यूज है, बाद में देखेंगे। इन डाइलेक्ट्रिक्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट कैंसल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइलेक्ट्रिक है, मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक होती है, हमने इंसुलेटर लिखना ठीक नहीं है क्योंकि यहां पे हम डाइलेक्ट्रिक ही बोलेंगे, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक हमने रख दिया, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, तो अब इसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, ठीक है, ई मान लो। अब क्या होगा, इसके अंदर भी ऐसा हो जाएगा नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि होता दोनों में है, कंडक्टर में भी चार्ज इंड्यूस होते हैं और डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी चार्ज इंड्यूस होते हैं, लेकिन इसमें मैकेनिज्म अलग होता है। इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही भाग जाते हैं इधर, और इधर अपने आप ही पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भागते, इसमें कुछ दूसरा मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देख चुके हैं ना कि नेगेटिव इधर आ जाता है, पॉजिटिव इधर आ जाता है, मैकेनिज्म अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, कि कैसे इंडक्शन होता है इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इंडक्शन वैसे ही हो गया, ठीक है।
इससे अलग तरीके से होता है, लेकिन होता यही है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर से जो लगा रखी है एक्सटर्नल, वो तो है ही, ठीक है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो जाती है, लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होती नहीं है जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या हो जाएगा, ई माइनस ई आई एन, ठीक है, ई माइनस ई आई एन। अब ये दोनों बराबर नहीं होते, ये ई ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो फिर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर रह जाएगी, ई नेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये बोल रहा है कि सो देर इज सम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक एग्जिस्ट। उसके अंदर अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो करंट आ जाएगा, नहीं भाई, देखो ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इसके अंदर, करंट नहीं आएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, नॉन कंडक्ट, अरे इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो वो तो करंट, जो करंट पैदा होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो करंट नहीं आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी लेकिन, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कैसे मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, ठीक है। तो यही डाइलेक्ट्रिक का थोड़ा सा बेसिक है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन हैव टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो डाइलेक्ट्रिक किसी ना किसी मॉलिक्यूल से तो बना होगा ना, कोई सब्सटेंस होगा, इंसुलेटर है, कोई भी इंसुलेटर हो सकता है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स तो होंगे। अब वो मॉलिक्यूल दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, और एक दूसरे हो सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब ये पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल वो होता है, देखो लिख रहा है ये, इट इज अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज and negative charge are separated by a distance, hence these molecules have permanent dipole moment। मतलब क्या हुआ कि जैसे इसने एग्जांपल भी दिया HCl, तो हम भी ले लेते हैं। HCl क्या होता है, HCl ऐसा बॉन्ड होता है ना, ठीक है। इसमें होता क्या, कैसी बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको और क्लोरीन ले लेता है, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव आ जाएगा, तो ये एक डाइपोल बन गया ना, डाइपोल ही तो है ये, क्योंकि बराबर चार्ज हैं, ऑपोजिट चार्ज हैं और एक कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, ठीक है। तो एक डाइपोल आ गया, तो इसका कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट होगा, तो यही कहना चाह रहा है वो कि पोलर, ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका एक डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, तो ये इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट तो होगा। अब दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, H2O। तो H2O में क्या है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, ऐसे होता है, ठीक है, इनके बीच में कुछ एंगल होता है, और इसमें ये होता है टू डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव ले लो उसको, डेल्टा का मतलब छोटा सा चार्ज होता है, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये 2 डेल्टा नेगेटिव होता है और ये डेल्टा पॉजिटिव होता है और ये भी डेल्टा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो टोटल चार्ज तो अभी भी जीरो है, लेकिन डाइपोल मोमेंट कुछ होगा, एक डाइपोल ऐसा लग रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक डाइपोल ऐसा लग रहा है, इन दोनों का नेट आएगा, कुछ ना कुछ नेट आएगा, कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट होता है, तो ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो गया। तो इन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब इट इज अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कौन साइड, मतलब क्या हुआ, जैसे कि इसने एग्जांपल भी दिया है, हेंस दीज मॉलिक्यूल्स हैव नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक के ऊपर एक चढ़े होंगे, कोइंसाइड करेंगे, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो हमें पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ही जीरो हो गया तो फिर डाइपोल मोमेंट भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, एग्जांपल बोल रहा है H2, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो इसमें कुछ किसी पे भी चार्ज नहीं होता,
कोई चार्ज नहीं होता। तुम ऐसा बोल सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे कोइंसाइड हो रखे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया। ऐसे ही CO2 है, CO2 क्या होता है, ऐसा बनता है बॉन्ड, इसमें भी कोवैलेंट बॉन्डिंग है बेसिकली है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्डिंग में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता नहीं है, तो कोई इनका डाइपोल मोमेंट विल बी 0, ठीक है। डाइपोल मोमेंट यहां पे 0 होगा। परमानेंट डाइपोल मोमेंट मतलब इनका कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है 0। और यहां पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, मतलब नॉन जीरो, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो गया यहां पे। तो इसी तरीके से हो सकता है कि किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर कोई पोलर मॉलिक्यूल से बना हो सकता है कोई डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हो, ठीक है। तो वो ये दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक हो गए, जिनमें या तो पोलर मॉलिक्यूल होगा या तो नॉन पोलर होगा, ठीक है, यही हो सकता है। तो अब इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा कि अगर ऐसा डाइलेक्ट्रिक रखा कि उसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो अब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो कैसे आएगी। और अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाला डाइलेक्ट्रिक रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर आएगी तो कैसे आएगी, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि अब वही जो हम डाइलेक्ट्रिक हमने पढ़ा है कि दो तरीके के हो सकते हैं, पोलर वाले और नॉन पोलर वाले। तो अब हम ये डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे एक एक करके, और फिर देखेंगे कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, ठीक है। वही मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि चार्जेस इंड्यूस्ड कैसे हो जाते हैं। जब इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इंसुलेटर को हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो चार्जेस इंड्यूस कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पैदा हो जाता है, ठीक है। तो वही पढ़ते हैं अब। तो मान लीजिए कि पहले हम रखते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक विद पोलर मॉलिक्यूल्स, डाइलेक्ट्रिक विद पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसके अंदर क्या रखा हो, जिसके अंदर जो पोलर मॉलिक्यूल से बना हो, ठीक है, ऐसा डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब देखो, मान लो कि ये डाइलेक्ट्रिक हमारा ऐसा कुछ, अब इसके अभी हमने मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, ठीक है, नहीं लगाई, तो इसके अंदर होता क्या है, पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिनका कुछ ना कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसके अंदर छोटे छोटे जितने भी मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ये बना लेते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा एक मॉलिक्यूल मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो रैंडम होंगे ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक। और ऐसे बना लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बना लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया। और क्या लें, ये ले लो, चलो नेगेटिव पॉजिटिव, ये ले लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल बनाए, ऐसे कुछ बनाए मॉलिक्यूल, लेकिन ये जो देखो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना, लाखों करोड़ों, बहुत सारे, ठीक है। तो ये रैंडमली जो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके डाइपोल मोमेंट भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल 0 ही है। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल का तो है, लेकिन ये मॉलिक्यूल का डाइपोल, इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर रहा होगा कोई दूसरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इतने सारे हैं, सब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जब रैंडमली सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो एक डाइपोल मोमेंट दूसरे डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देता है, और ऐसे करके सारे एक दूसरे को कैंसिल करके नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका कोई डाइपोल मोमेंट ही नहीं है यार, ठीक है। नेट डाइपोल मोमेंट इज 0 विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, पी नेट, ऐसे बोलो पी नेट, नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, ठीक है। अब अगर हम इस मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं,
ये मान लेते हैं कि सेम वही मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ऐसा मान लो कुछ ई, ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां पे बनाई है, लेकिन आप समझ लो कि ये पूरे में फैली हुई है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें पता है कि जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक टॉर्क लगता है उस पर, इस पे भी टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो टॉर्क लगेगा तो कैसा होगा, टॉर्क लगेगा तो घूमेगा ना, वो नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उधर जाएगा, तो फिर देखो ये वाला डाइपोल कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा, थोड़ा सा टॉर्क लगेगा तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सीधा सा हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएंगे, पूरे तो सीधे नहीं होंगे लेकिन थोड़ा तो सीधा हो जाएगा ना, ये वाला थोड़ा टिल्ट हो गया, देखो सीधा हो गया। अब ये वाला कैसा हो जाएगा, ये वाला थोड़ा रिवर्स में आ जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। ये वाला क्या होगा, ये वाला, इसका क्या होगा, ये भी थोड़ा टिल्ट हो जाएगा ऐसे, ये ऐसा टिल्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसा होगा, ये सीधा हो जाएगा, ये भी ऐसे टिल्ट हो जाएगा, माइनस प्लस। ये कैसा होगा, ये भी ऐसा हो गया, माइनस प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसा, ऐसा मान लो, ऐसा चल, ऐसा मान लो, माइनस प्लस हो गया ना, कितने बनाए, 6, ठीक है। अब देखो यहां पे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो लेकिन यहां पे ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि नेगेटिव वाला इस साइड आ गया, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, और पॉजिटिव वाला राइट हैंड साइड में आ गया। तो हम ऐसा देखते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर हम ऐसा बनाएं, ठीक है। अब इसमें जो है ना, देखो ये पहले तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था सारे मॉलिक्यूल, तो सबका डाइपोल मोमेंट भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब यहां पे ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अब ये एक ऑर्डर में आ गए हैं कि नेगेटिव लेफ्ट साइड और पॉजिटिव राइट साइड, तो हर किसी का जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल नहीं होगा, ये एक्चुअली लगभग ऐड हो जाएंगे। देखो सारे डाइपोल मोमेंट ऐसे है, ऐसे ऐसे आ जाएंगे, कुछ ऐसे ऐसे आएंगे ना, डाइपोल मोमेंट ऐसे आ जाएंगे, तो सारे ऐड नहीं हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे क्योंकि सबकी डायरेक्शन लगभग एक जैसी है, ठीक है। ये कैंसिल नहीं करेंगे, अब ये डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएंगे, तो ये कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाता है। यहां पे पी नेट जो होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, क्योंकि हम अब बार बार तो मॉलिक्यूल बनेंगे नहीं, तो हम ऐसे लिखते हैं कि नेगेटिव इधर आ गया, ठीक है, और पॉजिटिव इधर आ गया, ये दिखाने का तरीका है, ठीक है। अब देखो कंडक्टर में क्या था, हमने ऐसे ही पढ़ा था ना कि कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इलेक्ट्रॉन ही भाग जाता है, तो इलेक्ट्रॉन भाग के ऐसे नेगेटिव चार्ज बना लेता है और पॉजिटिव दूसरी साइड आ जाता है। लेकिन यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भागा, यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ है ये डाइपोल का ओरिएंटेशन जो था वो चेंज हो गया। डाइपोल ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो वो टॉर्क लगा उन पे, तो वो सीधे सीधे हो गए। अब इस वजह से नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चला गया और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा राइट साइड में आ गया, तो हम इसको दिखाते हैं ऐसे, ठीक है, हो गया ये। अब पॉजिटिव से नेगेटिव क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, उसको बोलेंगे ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड चार्जेस बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ई इंड्यूस्ड। और बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, वो तो ई थी, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ई नेट क्या हो जाएगा इसके अंदर, ई नेट हो जाएगा ई माइनस ई आई एन, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है कि नहीं, उसका मैकेनिज्म है, ये समझा दिया, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं थी, 0 थी, ई 0 बोल दो, यहां पे ई 0, बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो ऐसा कुछ हो गया, टॉर्क लग जाएगा, तो जिसकी वजह से ये चार्जेस ऐसे इंड्यूस हो जाएंगे और फिर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी, तो ई नेट कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है, डाइइलेक्ट्रिक विद नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। दूसरा डाइइलेक्ट्रिक बिल्कुल ऐसे ही है, डाइइलेक्ट्रिक विद नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या होगा, अब वही कर लेते दोबारा से, मान लेते कि मटेरियल है, मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं और उनका कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कोई डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, तो ऐसा बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रखे हैं, ठीक है।
पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर ही हैं, ठीक है, कोई इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, ऐसे बोला जाता है। ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहां पे भी बना लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, एक और बना लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डाइपोल मोमेंट तो चलो जीरो होना ही है, क्योंकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, तो मटेरियल का कहां से आएगा, ठीक है। यहां पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट था, लेकिन मटेरियल का कुछ नहीं था, क्योंकि ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे। यहां पे तो डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जीरो ही है, ऑलरेडी पहले से ही जीरो है, तो मॉलिक्यूल का तो जीरो होना ही है, सही है कि नहीं। हाँ, अब अगर हम इस मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, जैसे कि यहां पे रख देते हैं, चलो ठीक है, ऐसे रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, अब ये होगा कि देखो ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी होगी ना कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को इधर भगाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, और पॉजिटिव चार्ज को दूर भगाएगी, सही है कि नहीं। तो ये खींच जाएगा, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल जो गोल गोल दिख रहा है, ये प्लस और माइनस कोइंसाइड कर रहे हैं, ये ऐसे खींच जाएगा, ठीक है, और ये माइनस प्लस ऐसे बन जाएगा, और ये भी खींच जाएगा, ऐसे सारे खींच जाएंगे। नेगेटिव चार्ज भागेगा लेफ्ट हैंड साइड में, पॉजिटिव चार्ज भागेगा राइट साइड में, ऐसे ये खींचने लग जाएंगे, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस ऐसे हो जाएंगे। अब देखो इसमें भी वही आ रहा है, हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा कहां चला गया, लेफ्ट हैंड साइड में चला गया ना, और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा राइट हैंड साइड में चला गया, ठीक है। तो इस वजह से इसको भी हम बोलते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूल, इक्विवेलेंट टू दिस, वैसे ही बिल्कुल जैसे कि नेगेटिव चार्ज थोड़ा लेफ्ट साइड में चला गया, और पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगेन देखो तो इनमें भी थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है। डाइइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होता ही नहीं है, तो इंड्यूस्ड चार्जेस कैसे आते हैं, ऐसे ही आते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स में ऐसे आते हैं, नॉन पोलर में ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, टॉर्क लगता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे टॉर्क लगता है, इस वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक ही होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते, और जब लगाते हैं तो सेंटर, जब पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में भागता है, इन द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगा, पता है ना हमको, जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहां लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स का लगता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इधर भागेगा राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज भागेगा लेफ्ट साइड में, तो इस वजह से अलग हो जाएंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये तो नेगेटिव चार्ज कोशिश कर रहा है लेफ्ट साइड में जाने की, तो अब ये इंड्यूस चार्ज ऐसे यहाँ पे चार्जेस जो हैं डाइइलेक्ट्रिक के अंदर ऐसे इंड्यूस हो जाते हैं, तो ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ ना कुछ, उसको बोलेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी लग रही थी, इसको थोड़ा छोटा बना देता हूं क्योंकि कम होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है ना, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा बना दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ, वो तो जो लगा रखा उतनी होगी, ठीक है। अब यहां पे ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू ई माइनस अगेन वो ई आई एन, ठीक है। देखो दोनों में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, कुछ ना कुछ आ रही है, लेकिन मैकेनिज्म दोनों में अलग है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है वो कैसे पैदा होती है, और कितने टाइप के डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर नॉन पोलर, और उनके अंदर कैसा मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से चार्जेस इंड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि अगर हम एक चीज और देखते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आपको समझा देता हूं। देखो मान लो कि हमने अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक मतलब वही नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो क्या होगा, हम ये पढ़ चुके हैं। अब मैकेनिज्म वगैरह तो देख लिया हमने सारा मैकेनिज्म कि कैसे चार्ज इंड्यूस होते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ जाएगी, कुछ ना कुछ आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ई नेट इसको बोलेंगे हम, ठीक है, ई नेट कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक है।
तो अब ये एक हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डिफाइन करते हैं जो कि ये बताता है कि अगर आप उस डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर पैदा हो जाएगी। ठीक है, और वो क्या होता है, वो कैसे दिया जाता है, चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड, it is defined as the ratio of external electric field and net electric field। ठीक है, net electric field inside the dielectric, net electric field inside the dielectric। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये K, इसको भी K से दिखाते हैं। ठीक है, ये K अलग है और वो वाला K अलग है। कौन सा K, जो हम उसमें पढ़ते हैं ना कूलम्स लॉ में, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, या इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जो K आता है K Q बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल में भी आता है K, वो K अलग है, वो उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ कांस्टेंट है। ठीक है, ये K अलग है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, K से ही बताते हैं इसको, K, इसका दूसरा नाम भी है K और एप्सिलॉन आर। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी मैं एप्सिलॉन आर के बारे में अभी बताता हूं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो K है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। एक चीज और होती है, इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, it is dielectric constant is also called relative permittivity। तो हम इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं, relative permittivity एप्सिलॉन आर। ठीक है, और ये K के बराबर ही है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। अब कंफ्यूज मत होना कि ये अलग अलग क्यों लिखा है, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जब यूज करते हैं तो इसका सिंबल बदल जाता है, इसका नाम बदल जाता है, लेकिन ये है एक ही चीज। ठीक है, जैसे मान लो मैंगो को, आम को क्या बोलते हैं हिंदी में, आम बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, है तो एक ही चीज ना, नाम अलग अलग है। ठीक, काम एक है, तो एक ही चीज है ये साइंस में वैसे बहुत कम होता है कि एक ही चीज है, सब कुछ एक है, तो अलग अलग सिंबल क्यों, क्योंकि इसका जो यूज है ना वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। वो हम पढ़ेंगे कि इसका यूज कहां पर है और इसका यूज कहां पर होता है। ठीक है, इसमें एक चीज और होती है कि हम देखते हैं, जैसे कि हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखा, ऐसी एक होती है कि एक चीज होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अब ये क्या चीज होती है, ये इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कोई डाइलेक्ट्रिक बियर कर सकता है। ठीक है, विदाउट ब्रेकडाउन। तो उसको ऐसे बोलते हैं, इट इज डिफाइंड, इट इज ऐसे बोल दो, डिफाइंड क्या है, इट इज द मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड a material can withstand, a dielectric बोलना ज्यादा सही है, a dielectric can withstand without breakdown, without breakdown। ठीक है, क्या मतलब हो उसका
कि अगर आप ये मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक है, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो और आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाओ और बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ, तो कभी ना कभी क्या हो जाएगा ना, ये फेल कर जाएगा। फेल का मतलब ये टूट जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, ये जल जाएगा। ठीक है, हर एक डाइलेक्ट्रिक की एक लिमिट होती है कि वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल सकता है। तो वो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल सकता है मैक्सिमम, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, उससे ज्यादा कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये होता क्या है, मैकेनिज्म बताता हूं मैं इसके अंदर। जैसे ये मान लो कि डाइलेक्ट्रिक आपने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे हमने पढ़ा है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर फोर्स लगता है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगता रहेगा। तो फोर्स लगेगा तो ये टूट सकता है ना, बॉन्ड ही तो होता है इनके बीच में, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में। तो बॉन्ड टूट गया तो बस मटेरियल खराब हो गया, सब जल गया। ठीक है, तो ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोलते हैं इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी झेल सकता है, जो भी मटेरियल बिना ब्रेकडाउन हुए, वो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एक और चीज इसमें होती है जो हम पढ़ेंगे, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का क्या मतलब हुआ कि मटेरियल में, जैसे हमने पढ़ा था कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के मटेरियल के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठा हो जाता है, इंड्यूस चार्जेस आ जाते हैं। मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है, जो भी हमने पढ़ लिया मैकेनिज्म, नेगेटिव इधर आ जाता है, पॉजिटिव इधर आ जाता है। तो बोल सकते हैं कि एक डाइपोल मोमेंट आ गया ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसा डाइपोल मोमेंट आ गया कुछ, तो पी नेट यहाँ पे जीरो नहीं होता। ठीक है, तो कुछ तो होगा। ठीक है, जीरो तो नहीं होगा, पी नेट जीरो नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट होगा। तो वहीं से हम पोलराइजेशन को डिफाइन करते हैं। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऐसे लिखते हैं, इट इज डिफाइंड as the dipole moment, as it is defined as the dipole moment per unit volume। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि भाई देखो, ये कोई भी मटेरियल है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे, ठीक है, तो उसका एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा ना उस मटेरियल में, पी नेट, जो कि जीरो तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जो भी डाइपोल मोमेंट होगा उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो उसको ऐसे बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, और ये हो जाता है पी नेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। इसका एक और फॉर्मूला होता है पी का, डाइपोल मोमेंट का, सॉरी पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन है इसका, यहां पे लिख लेते हैं। पोलराइजेशन को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है जाई ई कैपिटल ई, ये भी एक फॉर्मूला है पोलराइजेशन का। अब ये ई क्या चीज है, ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जो हमने लगाई है। ठीक है, जाई ई क्या चीज है, जाई ई ये होता है, जाई ई इज इलेक्ट्रिक susceptibility, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये हो गया। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही है, आप इतना ही ध्यान रखिए कि पोलराइजेशन होता है नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका एक और फॉर्मूला होता है जाई ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। जाई क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम। मीडियम की हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी देख ली, जैसे मीडियम का ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हर मीडियम का, हर डाइलेक्ट्रिक का एक अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के, और के को हम एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। ठीक है, इस एप्सिलॉन आर का यूज अभी आएगा, उसको भी पढ़ेंगे। और ये भी एक प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हर डाइलेक्ट्रिक की एक अपनी एक स्ट्रेंथ होती है जिसपे वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जितना झेल सकता है। हर डाइलेक्ट्रिक का अपना एक क्या होता है, ये पोलराइजेशन होता है, और ये
ये होता है XE, ससेप्टिबिलिटी होती है हर मीडियम की, ठीक है। तो ये मीडियम की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम फोर्स बिटवीन चार्जेस इन अ मीडियम। मतलब अभी तक तो देखो हमने पढ़ा था ना कूलम्स लॉ, क्या बोलता है, Q1 और Q2 ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस है r। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, जो फोर्स लगेगा, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, पॉइंट चार्जेस ये इन वैक्यूम F, ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखते हैं ना हम, F इक्वल टू K का देखो फॉर्मूला ये होता है ना, ये याद करो जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या होता है, याद करो क्या होता है ये, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, उसकी वैल्यू भी पता है हमको। तो ठीक है, जो भी है इस K को रख देंगे हम यहां पे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये तो हमारा फोर्स लग रहा है चार्जेस के बीच में वैक्यूम के अंदर। अगर हम यहां पे वैक्यूम में रखें, या वैक्यूम या एयर, ठीक है, वैक्यूम और एयर को आप सेम ही समझ लीजिए, ठीक है, वैसे सेम तो नहीं होता, लेकिन एयर की जो प्रॉपर्टीज होती है ना इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, वही वैक्यूम की प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये हुआ कि Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा ना वैक्यूम में, ऑलमोस्ट वही फोर्स एयर के अंदर भी लगता है, ठीक है। इसीलिए हम बोल देते हैं कि वैक्यूम में फोर्स लगाओ चाहे एयर में लगाओ, वैक्यूम और एयर को एक जैसा ही मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे फोर्स बिटवीन द चार्जेस हो जाएगा ये Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जब हम वैक्यूम में रखेंगे। अब अगर हमने इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया, ये तो इन वैक्यूम है, इन वैक्यूम, ठीक है। और अगर हम इन दोनों चार्जेस को सपोज Q1 और Q2 सेम चार्जेस को R डिस्टेंस पे ही किसी मीडियम में रखेंगे, मीडियम का मतलब क्या हुआ, मान लो कहीं पानी में रख दिया या किसी दूसरे मीडियम में रख दिया, अगर किसी मीडियम में रखेंगे, इन मीडियम का मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई इंसुलेटर के अंदर रखा हुआ है, किसी चीज के अंदर रखा हुआ है, तो फिर क्या फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फोर्स क्या लगेगा, देखिए इसमें एक कूलम्स लॉ ने इसको मॉडिफाई करके फॉर्मूला दिया था, उसने बोला था फोर्स बिटवीन द चार्जेस, पॉइंट चार्जेस ही ले रहे हैं, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम, कितना हो जाएगा, मीडियम के अंदर हो जाएगा फोर्स F डैश ले लेते हैं, इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, और अब फिर R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन R एक नई चीज आ गई, देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने सिर्फ एप्सिलॉन R डाल दिया नीचे, ठीक है, और ये एप्सिलॉन R क्या, ये वही है जो हमने पढ़ा था ना, देखो यहां पे हमने पढ़ा था एप्सिलॉन R और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही चीज है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम यहां पे यूज करते हैं जब किसी मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब चार्जेस के बीच में फोर्स देखते हैं कि कितना आएगा क्या आएगा, तब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं बोलते, होता वही है, बस बोलने का तरीका अलग है, मतलब बस दो नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो यहां पे हम उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, ये बन जाता है इनका प्रोडक्ट, भी एक टर्म बना देते हैं इसको, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इंटू R स्क्वायर, सिंपल एप्सिलॉन हो गया। तो एप्सिलॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। हमें पता है एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन R क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
और एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। एप्सिलॉन नॉट ये तो हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है, चलो लिख लेते हैं, ये होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, ये हो गया। और एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर हम पढ़ चुके हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम का ये। ठीक है, और एप्सिलॉन क्या है? ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो हमारा जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है ना, वो ऐसे मॉडिफाई हो जाता है। तो हम देखो एफ डैश, इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको एफ डैश को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, एफ डैश इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। सिंपल, क्योंकि हमने क्या किया, एप्सिलॉन आर से डिवाइड ही तो किया है उस वाले फॉर्मूले को, तो ये तो एफ है। ठीक है, ये Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये तो एफ ही है। एप्सिलॉन आर ही तो एक्स्ट्रा आ गया जो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, तो हम एफ डैश को बोल सकते हैं कि वैक्यूम मीडियम में कितना फोर्स लगेगा चार्जेस के बीच में, एफ डैश इक्वल टू वैक्यूम वाला फोर्स अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये लेक्चर हो गया यहां पे खत्म, और क्विज 2.5 आपके लिए, आप इसे करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।